Hello and welcome to today's lecture. So we are going to start our lecture today. So what we have studied, कल क्या पढ़े थे, कुछ रिवाइज करके आए हो? तो माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड और मैं पिछले 7 सालों से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे मेरा डेली लेक्चर होता है 2:30 को। तो जो कल के लेक्चर था उसमें हम हुक्स लॉ पढ़े थे। ये जो इलास्टिक मॉडुलस है वो रह गया था। तो आज हम इलास्टिक मॉडुलस को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम पॉइजन्स रेशो भी पढ़ रहे होंगे। एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। पहले इलास्टिक मॉडुलस पढ़ लेते हैं, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर पॉइजन्स रेशो पढ़ेंगे। तो कल हुक्स लॉ पढ़े थे। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट याद है क्या आपको? तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेने का था अखिलेश, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना था। देखे नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर कल का? हाँ, वो एक बार देख लेना, है ना। तो हुक्स लॉ जो हम पढ़े थे, हुक्स लॉ क्या बोल रहा था? द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ इज विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हम रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट के नहीं, हम एम को लिखते हैं। तो एम कैन बी रिटन एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हम तीन टाइप्स के स्ट्रेस पढ़े हैं और तीन टाइप की स्ट्रेन पढ़े हैं। तो ये जो एम है इसको ही हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीन टाइप के स्ट्रेस और तीन टाइप के स्ट्रेन के रेशो को, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशो को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे तीन टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हम जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन टाइप की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस को हम y से डिनोट करेंगे एंड इट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज होती है, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे यूज होने वाला है। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम से रिलेटेड है। और नेक्स्ट टाइप का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं उसको? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो यही तीन मॉड्यूलस के हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यंग्स मॉड्यूलस पढ़ते हैं। तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो फर्स्ट टाइप है, क्या है ये? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और हम बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस है। क्या है ये? इलास्टिक मॉड्यूलस। फर्स्ट टाइप का जो इलास्टिक मॉड्यूलस है वो है यंग्स मॉड्यूलस। साउंड सही नहीं आ रहा है। यंग्स मॉड्यूलस हम y से डिनोट करते हैं। एक बार आप पेज रिफ्रेश करो या एग्जिट होके फिर से आ जाओ तो आपको समझ में आएगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो यंग्स मॉड्यूलस is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain। यंग्स मॉड्यूलस को y से डिनोट करते हैं और ये किसका रेशो है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है
और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये हम लास्ट लेक्चर में स्ट्रेस और स्ट्रेन में पढ़े थे, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या है, एक रिजिड वायर है, उसको हैंग किए है, एक वायर को रिजिड सपोर्ट से हैंग किए है, और ये जो कैपिटल एल है इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ है वायर की। इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ बोलेंगे। अब ये वायर के फ्री एंड पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, वायर के फ्री एंड पे फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये वायर के फ्री एंड पे क्या करेंगे, एक लोड लगा देंगे, एक मास लगा देंगे। तो ये वायर क्या हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा। कितना एलोंगेट हुआ, पहले इसकी लेंथ थी कैपिटल एल, अब लेंथ और इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई, स्मॉल एल से। तो स्मॉल एल को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ। स्मॉल एल इज योर चेंज इन लेंथ। कितना फोर्स अप्लाई किए हम, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे जब मैं मास लगाया तो एक्सीलरेशन जी एक्ट हो रहा था, तो जो भी फोर्स रहेगा वो mg के इक्वल रहेगा, दैट इज वेट ऑफ दिस ब्लॉक। तो W इज इक्वल टू mg, दैट इज फोर्स अप्लाइड। ये फोर्स अप्लाई किए हम। अब जब वायर को आप देखते हो, कट करते हो सामने से, तो वायर कुछ ऐसा दिखता है, राइट। उसका एक एरिया होगा। ये एरिया, कौन से एरिया की बात कर रहे हैं आप, वायर को क्या किए, कट किए, तो सामने एक सर्कुलर एरिया दिखेगा क्या, राइट। तो ये जो वायर का सर्कुलर एरिया है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस पे ही क्या कर रहे हैं हम, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ए इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया है, और ये सर्कुलर शेप में है। इसका रेडियस अगर आर होगा तो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है ना, y के इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, और मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला हूँ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमेशा होता है फोर्स अपॉन एरिया। मैं वायर पे कितनी फोर्स लगाया, वायर पे फोर्स लगाए हम mg, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या था, पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे हम। ये समझ में आ रहा है क्या, फोर्स अपॉन एरिया, कितनी फोर्स लगाए कितने एरिया पे लगाए। गेटिंग इट, ये क्वेश्चन नंबर 2 समझा, यस और नो। ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ रहा है क्या सबको, कुछ भी डाउट रहेगा पूछो चैट सेक्शन में, जहां चल रहा है वो स्टॉप कर दूंगा मैं, और फिर पुराना। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का फॉर्मूला हम पढ़े थे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वायर की लेंथ कितनी चेंज हुई है, कोई बता सकता है क्या, वायर की लेंथ कितनी चेंज हुई, नोबडी। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, एक वायर लिए है तो उसकी लेंथ कितनी चेंज हुई फोर्स अप्लाई किए तो। पहले लेंथ कितनी थी, पहले जो था वायर यहाँ तक था, और ये लेंथ को हम क्या बोल रहे थे, कैपिटल एल। फिर ये वायर पे जब फ्री एंड पे हम लोड अप्लाई किए, ये जो मास दिख रहा है आपको, ये लोड अप्लाई किए, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई,
स्मॉल एल से इंक्रीज हुई क्या? चेंज इन लेंथ, लेंथ कितनी चेंज हुई अप्लाई करने के बाद? हाँ, चेंज इन लेंथ कितनी हुई? स्मॉल एल कैपिटल एल, स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल, स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल, क्या रहेगा? स्मॉल एल रहेगा ना। चेंज कितनी हुई लेंथ? इतनी लेंथ चेंज हुई है, बाकी तो पहले से थी, तो स्मॉल एल। ओरिजिनल लेंथ क्या थी? ओरिजिनल लेंथ क्या थी? तो मैं पहले ओरिजिनल कैपिटल एल, तो ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। और y का फॉर्मूला क्या बोल रहा हूं मैं? y इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दोगे तो यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा ना। तो मैं डिवाइड कर देता हूं, मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ऊपर स्ट्रेस रहेगा, कौन सा स्ट्रेस? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? mg डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा mg डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एल डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर है, वो बन जाएगा न्यूमरेटर। तो y का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा mg कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है? गॉट इट और नॉट? व्हाट इज m? m क्या है यहाँ पे? मास अटैच्ड, क्या किए हैं? मास को अटैच किए हैं टू द फ्री एंड ऑफ वायर। वायर का मास नहीं है, मास कौन सा? मास जो अटैच किए हैं फ्री एंड ऑफ द वायर पे। व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज कैपिटल एल? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया था सर्कुलर फॉर्म में, तो उसका रेडियस है स्मॉल आर। स्मॉल एल चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ या इलोंगेशन। इसको हम चेंज इन लेंथ भी लिख सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे इलोंगेट हुआ ना वायर, इलोंगेशन, या इंक्रीज हो गई लेंथ, तो इसको हम इंक्रीज इन लेंथ भी लिख सकते हैं। एक बार फिर समझा दूं, एक वायर लिए थे जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल एल, उसके फ्री एंड पे क्या किए हम? एक लोड लगा दिए। लोड मतलब हेवी लोड है, इसका मास है m। तो ये वायर की लेंथ क्या हुई? इंक्रीज हो गई। अब जब वायर की लेंथ इंक्रीज हुई तो वो स्मॉल एल अमाउंट से इंक्रीज हुई। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन एक्ट हो रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वायर को जब आप कट करके देखते हो तो वायर कैसा दिखता है आपको? वायर का शेप कुछ ऐसा रहेगा क्या?
तो ये वायर को कट किए, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया को आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इसका रेडियस रहेगा, इसके रेडियस की बात कर रहे हैं, ये रेडियस, ये रेडियस। और अगर वाइट से ड्रॉ किए तो और अच्छे हम समझ में आए, ये रेडियस, ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल का रेडियस। गॉट इट? चलो ठीक है, समझ में आ गया, फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला याद रहेगा वाई का, इसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल ये एक दिया है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, न्यूमेरिकल क्या दिया है ये सॉल्व करते हैं अपन, ट्राई करते हैं। क्या दिया है, व्हाट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस कैलकुलेट करने बोला इन अ वायर विच इज 50 मीटर लॉन्ग। एक वायर है, उसकी लेंथ दिया है 50 मीटर लॉन्ग एंड 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। इफ द वायर bears अ लोड ऑफ 100 kg, ये कितने केजी का लोड बियर कर रहा है या झेल रहा है, 100 केजी का। तो गिवन क्या क्या है बता सकते हो क्या? हमको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, ये तो पता है, चलो ठीक है। गिवन क्या है, ये 50 मीटर लॉन्ग ओरिजिनल लेंथ है, हाँ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज 50 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, ये सबको पता है। एरिया दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मतलब एरिया है, ये समझ में आ रहा है? यूनिट देख के आप बता सकते हो, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻² मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो जब इसका स्क्वायर करता हूं मैं दोनों साइड, तो 1 का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 10⁻² का स्क्वायर होगा, मीटर का स्क्वायर होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करूंगा तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये है 10⁻², और ये है 10⁻⁴। तो अब एरिया हो गया 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। कैपिटल एल आ गया, एरिया आ गया, राइट। इफ द वायर बेयर्स अ लोड ऑफ, कितना लोड झेल रहा है ये। अब देखो लोड की वैल्यू ना केजी में दी है, अगर ये चीज याद रखना है, अगर लोड केजी में है मतलब वो क्या दिया है, मास। अगर लोड न्यूटन में दिया है मतलब वो क्या दिए रहेगा, फोर्स। तो यहाँ पे हम मास लिखेंगे 100 kg, तो फोर्स क्या हो जाता है, mg। 100 इंटू जी की वैल्यू सबको पता होगी 9.8 इंटू 100, 980 न्यूटन। ये फोर्स कैलकुलेट कर लिए, एम आ गया, फोर्स कैलकुलेट कर लिए, एरिया है, हमको स्ट्रेस कैलकुलेट करना था। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लेंथ, अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी है, फोर्स कितना है 980, एरिया कितना है 10⁻⁶, बस डिवाइड कर दो आ गया, फोर्स अपॉन एरिया F/A, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 980 अपॉन 10⁻⁶, -6 ऊपर आके +6। स्ट्रेस है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो ये इतना लोड आपको मिल गया। ये समझ में आया? यस और नो? समझा क्या? ये आपकी टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है, पेज नंबर 113 पे। अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। और वहां पे जब आप आंसर देखोगे ना, तो वो 9.8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। साउंड की टोटल नोट्स नहीं, आपको रोज वाली नोट्स रिफर करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट भी हमको ना न्यूमेरिकली करना है, बट अब क्या कैलकुलेट करना है देखो। अ रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग is stretched to a length of 32 centimeter by certain load. What is the strain produced? गिवन दिया है। क्या क्या दिया है? ओरिजिनल लेंथ मतलब कैपिटल एल दिया है क्या? 30 सेंटीमीटर, राइट। कितनी लेंथ चेंज हुई बता सकते हो? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर के एंड पे लोड लगाए तो 32 हो गया। 30 से 32 हुआ है तो चेंज कितना हुआ ये बताओ? 2 सेंटीमीटर। चेंज इन लेंथ स्मॉल एल इज इक्वल टू 32 फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ 2 सेंटीमीटर। कन्वर्जन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमको क्या फाइंड आउट करना है? स्ट्रेन ना। स्ट्रेन यूनिट लेस होता है और स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन लगेगा। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कितनी लेंथ चेंज हुई? 2। ओरिजिनल कितने थे? 30, तो 1/15। नो यूनिट, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, याद रखना है। बस 1/15 लिख लिए। और अगर और आगे करना है तो अच्छी बात है, 0 पॉइंट लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 1 0 लिखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर 6 लिखोगे तो 90 होता है, 10 बचा। तो ये 0.06666 ऐसा आएगा क्या? और इसको आप अगर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दोगे तो 6.667 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हो। समझ में आया? हाँ, कैसे भी लिख सकते हो आप। अगर आप 0.6 लिख रहे हो ना तो 10⁻⁻1 लगाना पड़ेगा। ये आंसर है 0.0666। 0.6 लिख रहे हो तो 10⁻1 और 6.6 लिख रहे हो तो 10⁻²। जैसे लिखना है वैसे लिखो, स्ट्रेन कैलकुलेट करने आ जाएगा। स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिए, स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिए। अब अगर हमको यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना होता, हमको क्या करना होता है? यंग्स मॉडुलस। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन से कैलकुलेट कर लेते। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कितना आया था? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू जो भी थी। चलो चलो एक यंग्स मॉडुलस वाला करते हैं। अच्छा ये भी स्ट्रेन पे है। चलो हाँ, ये बताओ क्या रहेगा? क्या गिवन है वो बताओ। क्वेश्चन दिख रहा है? What is the strain in a wire cable of original length 50 meter whose length increases by 2.5 सेंटीमीटर? ओरिजिनल लेंथ दिया है 50 मीटर, इंक्रीज इन लेंथ दिया है 2.5 सेंटीमीटर। बट अभी दोनों का यूनिट आपको सेम रखना है। नहीं 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 नहीं,
दोनों का यूनिट सेम रखना है, या तो ऊपर वाले को सेंटीमीटर में कर लो या तो नीचे वाले को मीटर में कर लो। तो नीचे वाले को मीटर में करना मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है, जो भी आपको जमता है। मैं नीचे वाला मीटर में कर लिया। अब मैं स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल करूंगा, यही तो है स्ट्रेन। 2.5 इंटू 10⁻² अपॉन 50, तो ये 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 50 हो सकता है क्या? 2.5 को मैं 25 लिख रहा हूँ, -1 आ सकता है। 2.5 को 25 इंटू 10⁻⁻1, 25 1 = 25, 25 2 = 50, 1/2 का होता है 0.5 इंटू 10⁻³ ये आएगा आपका आंसर। समझा ये? और इसको आप 5 इंटू 10⁻⁴ भी लिख सकते हो, जो लिखना है वो लिखो। समझा ये? यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं हम। यंग्स मॉड्यूलस क्या बोलता है? अ टेलीफोन वायर 125 मीटर लॉन्ग। तो ये जो 125 मीटर लॉन्ग, तो ये क्या दिया है? ये दिया है ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल एंड 1 mm इन रेडियस। तो ये रेडियस दिया है 1 मिलीमीटर। स्ट्रेच टू अ लेंथ, जब फोर्स अप्लाई किए तो कितनी लेंथ बढ़ गई, मतलब अब टोटल लेंथ दिया है, ये फाइनल लेंथ दिया है। हाँ, when a force of 800 Newton is applied, what is the value of Young's modulus for the material of the wire? Given, हाँ, ओरिजिनल लेंथ में 125 मीटर लिखूंगा, रेडियस दिया है 1 मिलीमीटर, तो इसको 1 इंटू 10⁻³ मीटर में लिख लूंगा। समझ में आ रहा है? कितनी फाइनल लेंथ कितनी है? तो चेंज इन लेंथ को मैं क्या लिखूंगा? 125.25 माइनस 125, दैट इज 0.25 मीटर चेंज हुई है इतनी लेंथ। फोर्स कितनी है? 800 न्यूटन। क्या कैलकुलेट करना है हमको? हमको कैलकुलेट करना है यंग्स मॉड्यूलस। अब थोड़ा सी दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सी दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूले में थोड़ा सी चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन बोलते हैं जिसको। y इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब मैं mg कैपिटल L अपॉन πr² स्मॉल l, यही फॉर्मूला था क्या? एक बार देख लेते हैं ना, यही था क्या? ये देखो, ये फॉर्मूला हम जो डिराइव किए थे, mg कैपिटल L πr² स्मॉल l, mg कैपिटल। तो यहाँ पे फोर्स अगर 800 न्यूटन दिया है, तो ये आपका क्या है? mg है। mg की वैल्यू क्या है? 800 है। ये समझ में आ जाएगा? इतना लिख सकते हो ना फोर्स। तो ये mg की वैल्यू दिया है 800, कैपिटल L की वैल्यू है 125, पाई की वैल्यू लिखोगे आप 3.142, आर स्क्वायर मतलब 10⁻³ का होल स्क्वायर, स्मॉल l मतलब 0.25। अब इसको कैसे करेंगे?
बड़ी दुविधा है। चलो थोड़ा सी तो होगा। ये अगर मैं 10⁻³ और 2 -6 ऊपर जाके +6, ये मैं 800 इंटू 125 इंटू 10⁻+6, ये समझेगा क्या? ये -3 का स्क्वायर था, तो ये -6 हो गया डिनोमिनेटर में, जब ऊपर गया तो +6 हो गया। अब नीचे बचा है 3.142 इंटू 0.25, समझा ये? तो ये 0.25 को मैं 25 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ ना। और ये 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? 8 5 ज़ा 40, तो 4000 हो गया ये। तो y हो गया 4000 इंटू 10⁸ अपॉन 3.142। और अगर ये भी नहीं समझता तो पाई की वैल्यू 3.142 की जगह 22/7 लिख सकते हो, और कर लोगे तो ऊपर 7 आ जाएगा। 4000 इंटू 7 इंटू 10⁻22 और इजी हो गया। जैसा भी आपको जमता है कर लो। 2 से कैंसिल होगा 4000, हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 11। 10⁻8 रहेगा साइड में। अब मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ। 11 मतलब 10 हुआ क्या? 10 का एक जीरो कैंसिल, 200 इंटू 7 अगर मैं करता हूँ तो 1400 हो जाता है 10⁸8। ये अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा कैलकुलेशन कैसा है? अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया हूँ। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लोगे? 1000? अरे ये 11 को मैं क्या लिया हूँ? 10 लिया हूँ। 11 को 10 लिया तो ये 10 का एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल हो गया। 200 इंटू 7 1400, 10⁸8 वैसे ही है। समझ में आ रहे है ना? तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है 11, ये 1300 समथिंग आएगा। 1300 समथिंग समथिंग आएगा। यंग्स मॉड्यूलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, टेक्स्ट बुक में दिया है 1.27, मतलब 13 भी नहीं आएगा, 12 आएगा। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। मैं तो ये तुमको बताने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चलता है। हाँ, ये ऐसा अप्रोक्सीमेट में नहीं चलता है, एग्जैक्ट करना पड़ेगा, नहीं चलता है। आपको ये कैलकुलेशन आप करके देखोगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? हाँ, नहीं नहीं, ये वाला बता क्या दिए, वो मैं मेरे समझने के लिए कर रहा था, तुम लोग के लिए नहीं था। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा था। ये 10 भी हटा देते हैं अपन। हाँ, अब ये कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आया वो लिख लेना। समझ में आया? यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो, ये समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है क्या? हम सेकंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। और बल्क मॉड्यूलस इज द रेशो ऑफ, ये रेशो है किसका? वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेस कैलकुलेट करना है ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस? एक रबर का ब्लॉक ले लिए,
इस पे क्या किए, फोर्स अप्लाई किए हर एंड से, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, छोटा हो जाएगा ना। रबर देखे हो ना आप, इरेजर, इरेजर लिया और मैं उसके हर एंड पे क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया या प्रेशर अप्लाई किया। क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। तो पहले तो इसका वॉल्यूम था कैपिटल वी, बाद में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, बाद में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ बताओ मैं, डीवी। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, वी इज ओरिजिनल वॉल्यूम, डीपी इज अप्लाइड प्रेशर, प्रेशर अप्लाई किए तो चेंज हुआ, या हम यहाँ पे डिक्रीज लिख लेंगे, चलो चेंज भी लिख लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम क्या बचा, ये जो फाइनल हमको अंदर मिल रहा है, ओरिजिनल वी था उसमें से डीवी डिक्रीज कर दो, तो वी माइनस डीवी, दैट विल बी योर फाइनल वॉल्यूम। ऐसा समझ में आता है क्या? अच्छा, मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया ऐसा लिखा है ना, प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम स्ट्रेस हमको कैलकुलेट करना है, पहले वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये साइड दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है, मतलब मैं ब्लू लाइन ड्रॉ करता हूं। ये साइड पे कितनी फोर्स है, ये साइड पे कितनी फोर्स है, ये साइड पे कितनी फोर्स है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई किए डीपी, फोर्स है एफ, एरिया है ए, तो एरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया, लिख सकते हैं क्या ये? प्रेशर है डीपी, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ए को आप यहाँ पे लेके चले जाओ, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में फोर्स कितना अप्लाई किए, प्रेशर इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया एरिया कैंसल, क्या बचा, डीपी। ये इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, अरे सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 2 देते हैं हम। वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, डीवी। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, वी। ये समझ में आ रही है क्या? तो अब के का फॉर्मूला क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, के कैन बी रिटन एज वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, डीपी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, dv अपॉन v, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो k हो जाएगा v dp अपॉन dv। गॉट इट? हाँ, पेज चेंज कर रहा हूं। k का फॉर्मूला है, बल्क मॉड्यूलस है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या मिला, वॉल्यूम स्ट्रेस देखो यहां से मिला हमको डीपी, वॉल्यूम स्ट्रेन मिला डीवी अपॉन वी, तो डीपी डिवाइडेड बाय डीवी अपॉन वी, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो वी इंटू डीपी अपॉन डीवी। समझा ये? व्हाट इज के,
के इज द बल्क मॉड्यूलस। के क्या है? बल्क मॉड्यूलस। व्हाट इज वी? वी क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम। व्हाट इज डीपी? डीपी क्या है? अप्लाइड प्रेशर। व्हाट इज डीवी? चेंज इन वॉल्यूम। और यहाँ पे हम डिक्रीज इन वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, लेंथ इंक्रीज हुई थी। यहाँ पे ना माइनस साइन भी लग सकता है। अगर माइनस में आंसर आया कोई बात नहीं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यही से माइनस में आता है। समझे क्या ये? एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। और ये कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। मतलब बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। बल्क मॉड्यूलस मतलब कैपिटल के। कैपिटल के का फॉर्मूला क्या था? वी डीपी अपॉन डीवी। तो वी डीपी अपॉन डीवी, डीवी ऊपर आ जाएगा। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी एक और फिजिकल क्वांटिटी है, इसको याद रखना है। न्यूमेरिकल में बल्क मॉड्यूलस देगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी पूछेगा तो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल कर दोगे और कुछ नहीं। याद रहेगा? ये समझा क्या? न्यूमेरिकल करते बल्क मॉड्यूलस पे, ये यंग्स मॉड्यूलस पे है। हाँ, बल्क मॉड्यूलस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। सबके पास मोबाइल है ना? मोबाइल से ही लेक्चर ले रहे हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या? जल्दी से ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो ये तुमको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 113 पे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 है। होमवर्क सॉल्व करो, बताओ। यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। अब क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया, वो सब आपको पता। कर लोगे? तो ये अभी मत करो, ये बाद में करना। पहले ये अपन लेक्चर के बाद कर लेना। पहले अपन बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या दिया है? एक सॉलिड मेटल स्फीयर है। एक मेटल स्फीयर है। ये स्फीयर है, सॉलिड है, मतलब अंदर से भरा हुआ है। वॉल्यूम दिया है उसका कितना? 0.31 मीटर क्यूब। इज ड्रॉप्ड इन ओशियन। ओशियन में ड्रॉप कर दिए, मतलब समंदर में डुबा दिए। ब्लू बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी क्या किए? समंदर में डुबा दिए। वेयर वाटर प्रेशर इज। वॉल्यूम दिया है कैपिटल वी, वाटर प्रेशर मतलब इस पे जब डुबाए तो ये पानी में डूब गया, तो ऊपर से जो वाटर का प्रेशर है, या इसकी हर साइड पे जो वाटर का प्रेशर है, वो जो भी है दिया हुआ है। अप्लाइड प्रेशर दिया है। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, बल्क मॉड्यूलस भी दिया है। तो व्हाट इज गिवन? फटाफट ना गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या है गिवन? ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ है, और क्या दिया है बोलो तो? इज ड्रॉप्ड इन ओशियन, ओशियन में डुबा दिए। वेयर वाटर प्रेशर इज 2 × 10⁷। अप्लाइड प्रेशर, वाटर का प्रेशर इस पे कितना है? 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर है। डीपी अप्लाइड प्रेशर। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम बोला है फाइंड आउट करने, डीवी। इफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मेटल इज, बल्क मॉड्यूलस मतलब के दिया है
6.1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझा? सिंपल सा फॉर्मूला है के का, के इज इक्वल टू वी डी पी अपॉन डी वी। ये देखो, ये बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला, वी डी पी अपॉन डी वी। तो वी क्या है? वी डी पी अपॉन डी वी। बट हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है डी वी। तो के की जगह पे डी वी आ जाएगा, डी वी की जगह पे के चले जाएगा। तो अब आगे फॉर्मूला थोड़ा सी मॉडिफाई होगा, डी वी इज इक्वल टू वी इंटू डी पी अपॉन के। समझा? ये समझा या नहीं समझा? यस और नो? यस यस। डीवी कैलकुलेट करना है, वी डीपी अपॉन के। तो डीवी इज इक्वल टू वी डीपी अपॉन के। वी ओरिजिनल वॉल्यूम कितना बोला था? 0.31 मीटर क्यूब में है। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। प्रेशर कितना है? प्रेशर है 2 इंटू 10⁻7। कुछ कैलकुलेशन कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं। के भी न्यूटन मीटर में है, 6.1 इंटू 10⁻10। बस अब क्या करना है देखो थोड़ा सी ध्यान से। 6.1 दिया है कि 6.2 दिया है? 1 दे दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन। अगर मैं यहाँ से 10 निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? 3.1 इंटू 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6.1 इंटू 10⁻10। 10 ऊपर जाके -10 हो जाएगा। ये 10 ऊपर जाके -10, 1 ये 2। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 0.5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, 6 -10 -4, 1 इंटू 10⁻⁻4 डीवी। वॉल्यूम चेंज हुआ है, मीटर क्यूब में आएगा। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट क्या है ये? अप्रोक्सीमेट। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। समझा ये? कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं अपन आया है क्या। मैं फर्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था, चलो फिर से पूछ लेता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा। सोचने का टाइम 1 मिनट। चलो, स्टील कौन जवाब दिया? अच्छा, अब भी पॉइंट देख के, अच्छा प्रिया स्टील दे दी जवाब। वेरी गुड। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलास्टिक मटेरियल। तो मैं तुमको ये शायद इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि एक मटेरियल कितना इलास्टिक है। इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना होता है तो हम कौन सी वैल्यू देखेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाली वैल्यू देखेंगे। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के हैं। तो जो लेंथ से रिलेटेड रहेगी वो मैं यंग्स मॉडुलस बोलता हूँ। समझ में आ रही है? अगर एक मटेरियल है, मेरे को उसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है ना, तो इलास्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे या कैसे बताओगे?
कि एक मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है, तो उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू देख के बताएंगे। जिसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मटेरियल इज मोर इलास्टिक। तो अब आ जाते हैं यंग्स मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मैं बताया था हुक्स लॉ से, कैपिटल एम से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझ में आ रही है? तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा एफ कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल एल। ये समझ रहे हो क्या? कैलकुलेशन समझ रहे हो? अब मेरे पास फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, एफ कैपिटल एल स्मॉल एल इंटू ए। मैं दो वायर लेता हूं, ध्यान से सुनो हाँ एकदम। एक स्टील का वायर लिया और एक रबर का वायर लिया, मतलब रबर बैंड ले लिया। दोनों का एरिया सेम था, ये A1 और ये A2। A2 क्या है? स्टील वायर है, और ये क्या है? रबर। A1 इज इक्वल टू A2। दोनों की ओरिजिनल लेंथ भी सेम थी। अब मैं रबर पे फोर्स अप्लाई किया, कितनी फोर्स? 10 न्यूटन। तो ये कितना इलोंगेट हुआ? 10 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, तो इलोंगेशन हुआ 10 सेंटीमीटर। ये जाने दो ना, दोनों वायर का सेम है, तो ये मैं कंसीडर नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा मेरे को m की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब ये स्टील का वायर है, इस पे अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूं, तो इसमें भी इलोंगेशन 10 सेंटीमीटर ही होगा, उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा। इलोंगेट किया, सेम फोर्स अप्लाई की, जितना रबर बैंड के एंड में अप्लाई किया था उतनी ही फोर्स कम, 10 से कम होगा ना इलोंगेशन। तो मैं इलोंगेशन 5 लिख लेता हूँ, 10 से कम एक वैल्यू चाहिए। तो अब मैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में एफ अपॉन एल, एल और ए दोनों का सेम था, तो 10 अप्लाई करने पे 5 हुआ। 10 अपॉन 5 की वैल्यू आती है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये किस में आ गया? स्टील में आ गया। ये किस में आ गया? रबर में आ गया। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा मिला? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा मिला? तो जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, दैट मटेरियल इज मोर इलास्टिक। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये पूछता है हाँ। ये तुम n नंबर ऑफ टाइम्स कभी ना कभी तो आप एग्जाम में पढ़ने वाले हो। जब भी पूछेगा विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, तो आप क्या बोलोगे? स्टील और रबर, विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक? तो अब सब स्टील बोल रहे हैं ना। ये मैं शायद पहला लेक्चर ले रहा था जब बोला भी था कि चैप्टर में आगे पढ़ते जाओगे आप, आपको पता चलते जाएगा कि स्टील में भी इलास्टिसिटी होता है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 2-3 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। बोला था क्या ऐसा? है ना, याद होगा तुमको। तो मैं बोला भी था कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो यहाँ पे आ गया प्रूफ।
सर दिस इज माय फर्स्ट डे। क्या फर्स्ट डे? अब पहले दिन से आ रहे हो तुम, रिकॉर्डेड देख लेना। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो भी है अपन कल करने वाले। अब समझा ये? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? चलो ठीक है। क्या क्या पढ़े हैं, आई होप तुमको याद होगा। हुक्स लॉ पढ़ लिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 टाइप, 2 टाइप के पढ़े हैं, एक थर्ड टाइप के कल पढ़ लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स किए, स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट किए, कुछ न्यूमेरिकल्स में होमवर्क दिया। जो होमवर्क दिया वो अभी चलो सॉल्व करके जल्दी से फोटो खींच के ग्रुप पे डालो। देखते हैं कौन पहले करता है सॉल्व। अरे सब एक्सरसाइज का आंसर मतलब कैसा चाहिए? थ्योरी वाले एक्सरसाइज का आंसर मांग रहे हो? थ्योरी क्वेश्चन के वो थोड़ा सी अपन डिस्कस कर लिया करेंगे। चैप्टर होने दो, आप एक्सरसाइज एक बार देखो तो, और बुक पढ़ो तो, फिर नहीं समझेगा तो पूछो। थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, आप उसको देखो, पढ़ो, समझो। नहीं समझेगा तो मैं हूं ना, रोज 2:30 बजे यही मिलता हूँ। समझ में आई बात? ऐसा एक एक आंसर लिखाना पॉसिबल नहीं है, और वो नोट्स भी नहीं है, बट जितना हो सके इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, बाकी थोड़ा बहुत आप टेक्स्ट बुक से कर लेना। गॉट इट? देखता हूँ मैं, नोट्स वगैरह ढूंढता हूँ, मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं गाइड कर दूंगा कि कहाँ पे क्या आंसर लिखना है, कितना लिखना है। ओके, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।